हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। रिएक्शन मैकेनिज्म 2 ये टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था और आज हमें स्टार्ट करना है रिएक्शन मैकेनिज्म 3। रिएक्शन मैकेनिज्म 3 में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर अटैकिंग स्पीशीज क्या है, न्यूक्लियोफाइल, और रिएक्शन टाइप कैसा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसी भी पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में प्रोडक्ट हम किस तरीके से बनाते हैं, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे अटैकिंग स्पीशीज अटैक करता है। यहां पर अटैकिंग स्पीशीज कौन है, न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से अटैच हो जाएगा और अगली स्टेप में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से एक ग्रुप लीव करता है। जो ग्रुप लीव करता है उसे क्या बोलते हैं, लीविंग ग्रुप। तो बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर होना है तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में लीविंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। लीविंग ग्रुप अगर प्रेजेंट नहीं है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए एक जनरल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे लिखा गया है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का रिएक्शन अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल से किया है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या है, CH3L। L यहां पे क्या है, लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप जनरली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ये कहां अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करेगा। बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो बॉन्ड ब्रेकिंग भी होगा। न्यूक्लियोफाइल कार्बन से अटैच हो गया तो ये लीविंग ग्रुप सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो बेसिकली लीविंग ग्रुप के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव, और ये न्यूक्लियोफाइल CH3 ग्रुप से अटैच हो गया। इसी पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये तो एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन हमें ये देखना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से पर्टिकुलर मैकेनिज्म को फॉलो करता है। इसके पहले हम ये पता करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। तो फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। अल्काइल ग्रुप क्या हो गया, सिंगल बॉन्डेड कार्बन का जो ग्रुप है, जैसा CH3X। मिथाइल हैलाइड यहाँ पे क्या है, अल्काइल हैलाइड। और अराइल हैलाइड में ये जो ग्रुप होगा ये एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए। और यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा यूज किया है, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग से हेलोजन ग्रुप अटैच कर दिया तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम क्या बोल सकते हैं, हेलोबेंजीन। अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड, इन दोनों में लीविंग ग्रुप हैलाइड आयन प्रेजेंट है। जहां पे लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है वहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है। यहां से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड, इन दोनों में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो रेट है ये कहां फास्ट हो सकता है। तो बेसिकली इन दोनों को ऑब्जर्व कीजिए। अल्काइल हैलाइड में कार्बन और हैलोजन में सिंगल बॉन्ड है, कोई रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी यहां पे नहीं है। और अराइल हैलाइड में कार्बन और हैलोजन में नजर तो सिंगल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन लॉन पेयर गैप एंड पाई, हैलोजन एटम और कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड में रेजोनेंस है। रेजोनेंस है तो कार्बन और हैलोजन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। और अल्काइल हैलाइड में कार्बन और हैलोजन में एग्जैक्टली सिंगल बॉन्ड है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होगा तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो रेट है ये कम होगा। इनफैक्ट यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में, अराइल हैलाइड में नॉर्मल कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा ही नहीं। अगर यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है तो बेसिकली रिएक्शन में हाई टेम्परेचर मेंटेन करना होगा। हाई टेम्परेचर मतलब रिएक्शन में एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड किया जाएगा और ये ज्यादा एनर्जी कार्बन हैलोजन पार्शियल डबल बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पे क्लियर हो गया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में लीविंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। हैलाइड आयन बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है, इसीलिए अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड, इन दोनों में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है। अल्काइल हैलाइड से सबसे पहले डिस्कस करेंगे, अराइल हैलाइड हम बाद में डिस्कस करेंगे। अल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें देखना है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली दो मैकेनिज्म को फॉलो करता है, SN1 और SN2। अब कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करके हमें फाइनल प्रोडक्ट बनाना है ये सब रिएक्शन कंडीशंस पे डिपेंड करता है। इसीलिए हमें सबसे पहले SN1 और SN2 दोनों मैकेनिज्म को अच्छे से देखना होगा। इन दोनों मैकेनिज्म के अच्छे से इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने होंगे और साथ ही साथ ये डिस्कस करना होगा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो SN1 को सपोर्ट करता है या कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो SN2 को सपोर्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन का नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट है, ये हमें पता है। यूनिमॉलिक्यूलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल का पार्टिसिपेशन है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। ये सब तो हमें मैकेनिज्म देखने के बाद पता चलेगा। तो सबसे पहले यहां पे एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या होगा, अल्काइल हैलाइड। रिएक्शन किससे करना है, न्यूक्लियोफाइल से।
न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा तो बेसिकली अल्काइल ग्रुप से कौन अटैच हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल प्लस लीविंग ग्रुप कौन है? हैलाइड आयन। हैलाइड आयन लीव कर जाएगा। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड बना देते हैं। तो एक सिंपल अल्काइल हैलाइड बनाया मैंने यहां पे, R2 R1 R3। लेट अस से कि R3 इधर लगा देते हैं, यहां लिविंग ग्रुप हैलाइड आयन लगा देते हैं। अब यहां पे SN1 रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है उसको इस तरीके से फॉलो करना है। आप एग्जैक्टली इसको देखना। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो अल्काइल हैलाइड है ये बेसिकली ब्रेक हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज होने के बाद क्या बनेगा? अल्काइल कार्बोकेटाइन प्लस हैलाइड आयन। तो बेसिकली यहां पे फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट हमें मिलेगा। यहां पर फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है। तो यहां कार्बोकेटाइन और हैलाइड आयन में ब्रेक करने के लिए कौन से सॉल्वेंट की मदद हमें लगेगी? कौन सा सॉल्वेंट ऐसा है जो कैटायन और एनायन दोनों को सॉल्वेट कर सकता है? तो यूजुअली SN1 रिएक्शन में क्या होना चाहिए? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में आपको पता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैटायन और एनायन दोनों को सॉल्वेट कर सकता है। और यहां पर अगर फर्स्ट स्टेप में आयोनाइजेशन पॉसिबल है तो उसका एक ही रीजन हो सकता है कि कैटायन और एनायन दोनों सॉल्वेट हुए हैं। SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करना है तो फर्स्ट स्टेप में आयोनाइजेशन करना ही है। तो बेसिकली अगर आयोनाइजेशन हो जाएगा, यहां पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर का प्रेजेंस हम ले लेते हैं, आयोनाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट और हैलाइड आयन। ये हैलाइड आयन बना दिया। कार्बोकेटाइन कैसा होगा? sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। तो उसको मैं ट्राइगोनल प्लेनर तरीके से बना देता हूं। हॉरिजॉन्टल प्लेन मैंने अज्यूम कर लिया। बाकी कार्बन आइटम से कौन कनेक्टेड है? R1 R2 R3। और यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, एक ऑर्बिटल खाली हो गया। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और क्या लिख सकते हैं? कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। कैसा है? ट्राइगोनल प्लेनर। फर्स्ट स्टेप में अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल में आयोनाइजेशन होता है और आयोनाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना ही चाहिए। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैटायन और एनायन दोनों को सॉल्वेट कर सकता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और न्यूक्लियोफाइल का अटैक होने के बाद फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप, अच्छा फर्स्ट स्टेप में बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है। जहां पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का फर्स्ट टाइम बॉन्ड ब्रेक होता है उस स्टेप को क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप यहां पे क्या हो गया? RDS। तो नेक्स्ट स्टेप कैसा होगा? फास्ट। न्यूक्लियोफाइल का अटैक है। अब ये कार्बोकेटाइन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन में इससे जुड़े हुए R1 R2 और R3 प्रेजेंट है। तो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के जो ऊपर का स्पेस है और जो नीचे का स्पेस है ये कंप्लीटली एम्प्टी है। तो यहां से बेसिकली दोनों साइड से न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सकता है। तो यहां प्रोडक्ट हमें कितने मिल सकते हैं? 2 प्रोडक्ट बेसिकली क्या मिलेंगे? ध्यान से देखना। ऊपर से अगर अटैक कर रहे हैं तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर आ गया, R3 प्लेन में है, R2 प्लेन के बाहर है और R1 प्लेन के अंदर है। फर्स्ट प्रोडक्ट तो ये है। नीचे से अगर ये अटैक करेगा तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल नीचे आ गया, लेकिन न्यूक्लियोफाइल प्लेन में है, R3 भी प्लेन में है, R2 प्लेन के बाहर है और R1 प्लेन के अंदर है। ये दोनों प्रोडक्ट यहां पे पॉसिबल है। कायरल कार्बन है तो ये दोनों प्रोडक्ट आपको लिखने पड़ेंगे। दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे का कंप्लीट मिरर इमेज है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि SN1 रिएक्शन में बेसिकली 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। इसका मतलब इनेंशियोमेरिक पेयर यहां पे मिला है। अब इस पे ध्यान देना कि इसको किस तरीके से हम लिखते हैं। सबसे पहले आप सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को देखिए। इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन देखिए। ये X जो हैलाइड आयन है, जो लीविंग ग्रुप है, ये कहां पे लगा हुआ है? ऊपर वाली साइड। अब प्रोडक्ट में आप देखिए, ये न्यूक्लियोफाइल हैलाइड आयन को रिप्लेस करके ऊपर वाली साइड भी लगा हुआ है, नीचे वाली साइड भी लगा हुआ है। जब ऊपर वाली साइड लगेगा तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली रिएक्टेंट के जैसा है। और कॉन्फ़िगरेशन में मैं बेसिकली क्या बोल रहा हूं, यहां पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उस पर ध्यान दे रहा है। ऐसा नहीं कि कॉन्फ़िगरेशन आप इस तरीके से निकालो कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन R है या S है, या फिर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लीवो रोटेटरी है, ऑप्टिकल रोटेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये सब की बातें नहीं कर रहे, केवल आप स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। स्ट्रक्चर पे अगर ध्यान दिया जाए तो जिस साइड लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है, न्यूक्लियोफाइल उसी साइड भी लग सकता है, उसके ऑपोजिट साइड भी लग सकता है। क्यों लग सकता है? ये मैकेनिज्म में हमने डिस्कस किया है। तो बेसिकली यहां जो प्रोडक्ट मिलेंगे, इन प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट के साथ मैच हो भी सकता है या रिएक्टेंट का जस्ट ऑपोजिट भी हो सकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं?
कि जो दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, इन प्रोडक्ट में कॉन्फ़िगरेशन रिटेन होगा तो रिटेंशन प्रोडक्ट भी आपको मिलेगा। रिटेन किस तरीके से होगा कि यहां पे न्यूक्लियोफाइल हैलाइड आयन लीविंग ग्रुप के साथ सेम साइड में लग जाए, या फिर इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी मिलेगा। इसका मतलब प्रोडक्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रिएक्टेंट के कंपैरिजन में जस्ट इन्वर्टेड है। जिस साइड लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है उसकी ऑपोजिट साइड न्यूक्लियोफाइल को अटैच किया है। अब एक बात और देखना, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे पॉइंट अभी नोट करने वाले हैं। यहां बेसिकली कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना है। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट ट्राइगोनल प्लेनर है। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट से लगा हुआ R1 R2 और R3 एक ही प्लेन में है। ऊपर वाला स्पेस और नीचे वाला स्पेस कंप्लीटली एम्प्टी है, तो जितना ऊपर से अटैक करने का पॉसिबिलिटी है उतना ही नीचे से अटैक करने का पॉसिबिलिटी है। तो बेसिकली इन्वर्टेड प्रोडक्ट और रिटेंशन के प्रोडक्ट हमें बेसिकली 50-50% मिलने चाहिए। दोनों अगर 50-50% है, और अगर अज्यूम कर लेते हैं कि R1 R2 R3 डिफरेंट है, न्यूक्लियोफाइल डिफरेंट है, चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो बेसिकली ये कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट होगा। दो ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, और आइडियली दोनों 50-50% मिलने चाहिए। तो बेसिकली यहां से क्या बन गया, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनेंशियोमर। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनेंशियोमर को क्या बोलते हैं, रैसमिक मिक्सचर। तो इस पर्टिकुलर रैसमिक मिक्सचर का ऑप्टिकल रोटेशन कितना होना चाहिए, 0। लेकिन ये सारा आइडियली हम डिस्कस कर रहे हैं, थ्योरेटिकली डिस्कस कर रहे हैं। जब SN1 रिएक्शन प्रैक्टिकली होता है तो बेसिकली ये जो रिटेंशन के प्रोडक्ट है ये थोड़े कम मिलते हैं, और इन्वर्सन के प्रोडक्ट है ये ज्यादा मिलते हैं। और ये सारा प्रैक्टिकल डेटा है, इन्वर्सन के प्रोडक्ट ज्यादा मिलते हैं, रिटेंशन के प्रोडक्ट कम मिलते हैं। तो अज्यूम कर लेते हैं कि इन्वर्सन के प्रोडक्ट 51% मिल गया और रिटेंशन के प्रोडक्ट अगर 49% मिल गए, तो ये जो 49% रिटेंशन का जो प्रोडक्ट है इसका जो भी ऑप्टिकल रोटेशन है ये इधर से 49% इन्वर्जन के प्रोडक्ट में ऑप्टिकल रोटेशन को कैंसिल आउट करेगा। तो टोटल मिला के 49 + 49 98% तो यहाँ पे रैसमिक मिक्सचर होगा, और बाकी 2% ऑप्टिकली एक्टिव मिक्सचर होगा। और ये सारा प्रैक्टिकल डेटा है। थ्योरेटिकली हमें क्या बोलना है कि रैसमिक मिक्सचर मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या बोल सकते हैं कि पार्शियल रैसमाइजेशन होता है, थोड़ा बहुत रैसमिक मिक्सचर होता है और थोड़ा बहुत ऑप्टिकली एक्टिव मिक्सचर होता है। ठीक है, कोई भी पूछे कि SN1 रिएक्शन में रैसमाइजेशन होता है तो बिल्कुल रैसमाइजेशन होता है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या देना पड़ेगा कि पार्शियल रैसमाइजेशन होता है। और ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारे पॉइंट अभी हम नोट करेंगे। तो वापस से देख लीजिए, 2 स्टेप मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन है, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने के बाद दो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। एक प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, रिटेंशन प्रोडक्ट, दूसरे को क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। बाकी एक और देखिए, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर बोला है तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे ध्यान दीजिए। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में बेसिकली ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है इसी में बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन जो भी प्रोसेस है, बेसिकली अभी तो बॉन्ड ब्रेकिंग है, इसी में बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस हो रहा है। एक ही मॉलिक्यूल का पार्टिसिपेशन है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, यूनिमोलिकुलर। और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहां पे नोट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट यहां पे क्या हो गया, 2 स्टेप मैकेनिज्म। और क्या बोल सकते हैं, स्टेप 1 क्या है, RDS है। यहां पे क्या मिल रहा है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल। तो यहां पे भी प्रोडक्ट हमें डायरेक्ट नहीं बनाना है। ऐसा नहीं कि कार्बन से लीविंग ग्रुप हटा दिया, न्यूक्लियोफाइल अटैच कर दिया और डायरेक्ट प्रोडक्ट आपने बना लिए, ऐसा नहीं करना है। पहले इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करना है, क्योंकि इंटरमीडिएट में रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है। फोर्थ पॉइंट यहां पे क्या लिखा जा सकता है, रैसमाइजेशन टेक्स प्लेस। फिफ्थ पॉइंट क्या हो सकता है, बोथ inverted and retention products are obtained। सिक्स पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को यूनिमोलिकुलर बोलेंगे, और चाहे तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन भी हम लिख सकते हैं। सिक्स क्या हो जाएगा, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, RDS स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल का पार्टिसिपेशन है। सेवेंथ, रेट एक्सप्रेशन अगर आपको लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो कहां पे ध्यान देना पड़ेगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में
केवल अल्काइल हैलाइड इसी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का पार्टिसिपेशन है, न्यूक्लियोफाइल यहां पे नहीं है। तो क्या लिखेंगे, रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय रिएक्टिंग स्पीशीज अल्काइल हैलाइड रेज टू पावर 1। और इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से भी समझ में आ रहा है कि यूनिमोलिकुलर है, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो सकता है, 1। और क्या लिख सकते हैं कि रेसमाइजेशन यहां पे है, ये तो प्रैक्टिकल है, सॉरी थ्योरेटिकली अपन क्या बोल सकते हैं कि यहां पे कंप्लीट रेसमिक मिक्सचर हमें मिलना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व किया जाता है कि SN1 रिएक्शन में कंप्लीट रेसमाइजेशन नहीं होता है। इन्वर्जन के प्रोडक्ट रिटेंशन से थोड़े ज्यादा मिलते हैं, इसका मतलब पार्शियल रेसमाइजेशन होगा, तो थोड़ा बहुत रेसमिक मिक्सचर होगा, थोड़ा बहुत ऑप्टिकली एक्टिव मिक्सचर होगा। तो क्या लिख सकते हैं, पार्शियल रेसमाइजेशन is observed, inverted product greater than retention product। ये सारे पॉइंट SN1 रिएक्शन के लिए हमने लिख लिए। अब बेसिकली हमें यहां पे क्या चेक करना है कि कौन सी ऐसी रिएक्शन कंडीशंस हैं जो रिएक्शन कंडीशंस SN1 रिएक्शन को सपोर्ट करता है। तो ये सारी कंडीशंस हम पहले बता देते हैं, उसके बाद इनको नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि ये जो अल्काइल हैलाइड है, ये अल्काइल हैलाइड बेसिकली 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा मतलब बहुत ज्यादा हिंडर्ड है। तो यहां बेसिकली क्या फायदा होगा कि जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो 3 डिग्री बनेगा, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल है तो SN1 रिएक्शन का रेट ज्यादा आएगा। कार्बोकेटाइन जहां ज्यादा स्टेबल होगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा। तो क्या पता चल गया कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, 3 डिग्री। इनफैक्ट हम और क्या लिख सकते हैं कि 3 डिग्री में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, 2 डिग्री में कम होगा, 1 डिग्री में कम होगा। तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के बारे में तो पता चल गया कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की शक्ल को देख के हम ये बता सकते हैं कि SN1 रिएक्शन होगा या SN2 रिएक्शन होगा। सेकंड आ जाते हैं, सॉल्वेंट पे आ जाते हैं। सॉल्वेंट कैसा चाहिए, यही मैकेनिज्म फॉलो करना है, SN1 मैकेनिज्म फॉलो करना है। तो फर्स्ट स्टेप में आयोनाइजेशन होना चाहिए, कार्बोकेटाइन और हैलाइड आयन अलग हो जाने चाहिए। एनायन और कैटायन दोनों को कौन सॉल्वेट कर सकता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। मतलब यहां पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो इस मैकेनिज्म को फेवर करेगा। तो सेकंड पॉइंट आपको पता चल गया कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करना है। थर्ड और क्या देख सकते हैं, अल्काइल हैलाइड के बारे में देख लेते हैं। हैलाइड आयन कौन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। तो यहां पे ये नोटिस करते हैं कि किसके केस में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकिंग है RDS स्टेप में। बॉन्ड जितना इजीली ब्रेक हो जाएगा, लीविंग ग्रुप जितना जल्दी लीव कर सकता है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा होगा। आयोडीन सबसे ज्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो RI के केस में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, RBr में कम होगा, RCl में कम होगा, और RF में तो बिल्कुल ही कम होगा। तीसरा पॉइंट भी देख लिया। लास्ट पॉइंट बेसिकली क्या है, न्यूक्लियोफाइल का रोल है या नहीं है। न्यूक्लियोफाइल के न्यूक्लियोफिलिसिटी या न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से SN1 रिएक्शन पे कोई इंपैक्ट होगा या नहीं होगा। तो न्यूक्लियोफाइल का रोल तो है, लेकिन कौन से स्टेप में, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप कैसा है, फास्ट स्टेप। तो यहां से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। तो क्या बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल का SN1 रिएक्शन पे कोई भी इंपैक्ट नहीं है। ये चारों पॉइंट आपको नोट करने हैं, और इन चारों पॉइंट से आप ये पता कर सकते हो कि अल्काइल हैलाइड में SN1 मैकेनिज्म फॉलो करना है या SN2 मैकेनिज्म फॉलो करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेसिकली यहां पे क्या थे, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की शक्ल कैसी होनी चाहिए, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक क्या आ गया, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन। नेचर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात करें तो क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। इंटरमीडिएट क्या है, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन कहां ज्यादा स्टेबल होगा, 3 डिग्री में। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, तो वहां पर SN1 रिएक्शन के होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इसके बाद 2 डिग्री, इसके बाद 1 डिग्री, इसके बाद CH3X मिथाइल हैलाइड, और यहां पे नेवर SN1। CH3X में मिथाइल कैटाइन बनेगा जो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। बहुत ज्यादा अनस्टेबल है तो मिथाइल कैटाइन बन ही नहीं सकता है।
मिथाइल कैटायन या मिथाइल हैलाइड में SN1 रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। सिमिलरली ये जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, यहां पर एक हिंट और बता देता हूं, यहां पर केवल SN1 रिएक्शन ही पॉसिबल है, ओनली SN1। तो SN2 के बारे में जब पढ़ेंगे तो अपने आप ही पता चलेगा कि SN2 कहां पॉसिबल है। अभी SN1 के बारे में पता चला है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप। आरडीएस स्टेप में लीविंग ग्रुप लीव कर रहा है, तो लीविंग ग्रुप का लीविंग एबिलिटी जितना बेटर होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा आएगा। तो सिंपल हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग ग्रुप एबिलिटी। अल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं तो हैलाइड आयन यहां पे लीविंग ग्रुप होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा कहां आएगा, आरआई में, फिर आरबीआर में, आरसीएल में और आरएफ में। आरएफ में तो बोल सकते हैं नेवर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या आरएफ में बेसिकली जो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड है, ये कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड बहुत ज्यादा मजबूत होता है, तो यहां पे नॉर्मल SN1 या SN2 रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। केवल आपको हमेशा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में लिविंग ग्रुप कौन मिलेगा, आयोडीन, ब्रोमीन और Cl। तो I-, Br- और Cl-, जहां पे एनाइन का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है वो लिविंग ग्रुप बेटर होता है। एनाइन कहां ज्यादा स्टेबल होगा, I-, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन Ri में ज्यादा होगा, RBr में कम होगा, RCl में इससे भी कम होगा। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कौन सा होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। थर्ड, नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या लिखेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट्स बोथ कैटायन एंड एनाइन, देयरफॉर इट फेवर्स आयोनाइजेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां पर बेसिकली कार्बोकेटायन दैट मींस कैटायन और हैलाइड आयन दैट मींस एनायन, ये दोनों बन सकते हैं क्योंकि इन दोनों को ये सॉल्वेट करेगा और इस तरीके से रिएक्शन मैकेनिज्म प्रोसीड करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, SN1। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का रोल है या नहीं है। तो न्यूक्लियोफाइल बेसिकली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में तो पार्टिसिपेशन है नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या वीक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है या न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन कम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल डू नॉट पार्टिसिपेट इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, therefore no impact on SN1 reaction। तो बेसिकली यहां पे न्यूक्लियोफाइल कोई भी हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल की वजह से हम ये कभी भी डिसाइड नहीं करेंगे कि SN1 रिएक्शन करवाना या SN2 रिएक्शन करवाना। ये सारे SN1 रिएक्शन के बारे में पॉइंट हमने नोट कर लिए और अब हम स्टार्ट करेंगे SN2 रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नेक्स्ट रिएक्शन है SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन के प्रोडक्ट हम किस तरीके से बनाते हैं और क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो SN2 रिएक्शन को सपोर्ट करते हैं, ये सारी बातें जानने के लिए मैकेनिज्म डिस्कस करना होगा। फिलहाल इसका एक जनरल रिप्रेजेंटेशन आप देखिए, अल्काइल हैलाइड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, अल्काइल हैलाइड में हैलाइड आयन लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है, जहां लीविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है वहां पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो फाइनली अल्काइल ग्रुप से न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा और लीविंग ग्रुप हैलाइड आयन यहां से लीव कर जाएगा और इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। ये फाइनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं ये कौन सा मैकेनिज्म से मिले हैं, SN1 मैकेनिज्म से मिले हैं या SN2 मैकेनिज्म से मिले हैं, इसके लिए रिएक्शन कंडीशंस हमें देखना पड़ता है। कौन सी रिएक्शन कंडीशंस हैं जो SN1 मैकेनिज्म को सपोर्ट करती हैं, ये हमने देख लिया। अब फाइनली हमें क्या पढ़ना है, SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड, लेट अस से कि अल्काइल हैलाइड कौन है, CH3X मिथाइल हैलाइड। मिथाइल हैलाइड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को बना देते हैं, 3D डायग्राम बनाना पड़ेगा क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री भी साथ में डिस्कस करना है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैकिंग स्पीशीज है, ये न्यूक्लियोफाइल अल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक करेगा, फाइनली रिएक्शन प्रोसीड करेगा। SN2 रिएक्शन वन स्टेप मैकेनिज्म होता है, यहां पर किसी भी यहां पे किसी भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो सीधा आपको यह देखना है कि न्यूक्लियोफाइल अल्काइल हैलाइड पे अटैक कर रहा है, तो फाइनली ये न्यूक्लियोफाइल अल्काइल हैलाइड में अल्काइल पार्ट से अटैच हो जाएगा और हैलाइड आयन यहां से लीव करेगा। तो देख लेते हैं
कि न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन एटम पे किस तरीके से अटैक कर सकता है। ये कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा क्योंकि हैलाइड आयन के पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो यहाँ पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन एटम पे किस तरीके से अटैक करेगा? फ्रंट साइड से अटैक कर सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास नेगेटिव चार्ज है, हैलाइड आयन के पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पेयर का यहाँ पे रिपल्शन होगा, थोड़ा सा स्टेरिक क्राउडिंग भी है, इसीलिए फ्रंट साइड अटैक तो नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है SN2 रिएक्शन का कि फ्रंट साइड अटैक नहीं होता है। तो ये कहां से अप्रोच करेगा? बैक साइड से। अब बैक साइड से ये इसको अप्रोच कर रहा है, तो जिस तरीके से न्यूक्लियोफाइल कार्बन एटम के साथ अटैच हो रहा है, उसी टाइम पे कार्बन और हैलाइड आयन का ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और लीविंग ग्रुप लीव कर रहा है। एक ही स्टेप में ये मैकेनिज्म पॉसिबल है। तो यहां पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। ये ट्रांजिशन स्टेट बनाने की कोशिश हम करते हैं। न्यूक्लियोफाइल कार्बन एटम से अटैच होगा, तो बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट में यहां पे परफेक्ट सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? 3 ही होंगे। 3 सिग्मा बॉन्ड अगर हैं तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ट्राइगोनल प्लेनर, और इसको बेसिकली क्या बोला है? ट्रांजिशन स्टेट। कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं है, वन स्टेप मैकेनिज्म है। न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन एटम से अटैच हो रहा है तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। बेसिकली जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा है उसी तरीके से लीविंग ग्रुप लीव कर रहा है। तो फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलेंगे? न्यूक्लियोफाइल प्लस हैलाइड आयन। क्या पता चल गया? वन स्टेप मैकेनिज्म है, कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं है, कोई कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट नहीं है, तो रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी भी नहीं होगा। अब वापस से मैकेनिज्म को देखिए, कौन सा अटैक है? ये बैक साइड अटैक है, और बैक साइड अटैक होने के बाद फाइनली आपने ये प्रोडक्ट बना लिया। अब इस प्रोडक्ट को और रिएक्टेंट को आप ऑब्जर्व कीजिए। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में न्यूक्लियोफाइल और हैलाइड आयन कहां पे लगा हुआ है? रिएक्टेंट में क्या लगा हुआ? हैलाइड आयन। हैलाइड आयन बेसिकली कहां है? राइट साइड एक तरीके से। तो जब न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड अटैक किया तो ये न्यूक्लियोफाइल हैलाइड आयन के जस्ट ऑपोजिट साइड लगा है, और यही पॉसिबिलिटी है, इसी को SN2 रिएक्शन बोलते हैं। यहां पर और किसी भी तरीके से रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। फ्रंट साइड अटैक तो 0% पॉसिबल है, बैक साइड अटैक 100% पॉसिबल है। तो यहां से स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि SN2 रिएक्शन में जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, इस प्रोडक्ट को क्या बोलना पड़ेगा? इन्वर्टेड प्रोडक्ट। यहां पर रिएक्टेंट के कंपैरिजन में प्रोडक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देता है। अगेन कॉन्फ़िगरेशन को आप इस सेंस में मत लेना कि ये R है तो ये S बनेगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये लीवो रोटेटरी है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में तो कोई रिलेशन ही नहीं है। प्रोडक्ट में बेसिकली क्या लगा हुआ है? न्यूक्लियोफाइल। रिएक्टेंट में क्या लगा हुआ है? लीविंग ग्रुप। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों एक दूसरे के आइसोमर नहीं है। ऐसा नहीं कि इसका मिरर इमेज ये है। कॉन्फ़िगरेशन आप बेसिकली कैसे देखना, यहां पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसी तरीके से जिस साइड में लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है उसकी जस्ट ऑपोजिट साइड में न्यूक्लियोफाइल को अटैच करना है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं कि यहां पर इन्वर्टेड प्रोडक्ट हमें मिलता है। और ये जो मैकेनिज्म है जिसमें ये इन्वर्जन हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? वॉल्डन इन्वर्जन। वॉल्डन इन्वर्जन। साथ ही साथ ट्रांजिशन स्टेट पे भी ध्यान दो। ट्रांजिशन स्टेट में परफेक्ट सिग्मा बॉन्ड कितने? 3 है। तो इस ट्रांजिशन स्टेट को क्या बोलेंगे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ट्राइगोनल प्लेनर। इस ट्रांजिशन स्टेट में कैरेक्टर कैसा होगा? इस ट्रांजिशन स्टेट में ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है या ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है? तो ट्रांजिशन स्टेट किससे मिलकर बनाया है? एक तो न्यूक्लियोफाइल है और दूसरा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ओवरऑल न्यूट्रल है, तो न्यूक्लियोफाइल जब यहां पे अटैक करेगा तो बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट पे ओवरऑल कैसा चार्ज आएगा? पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा। ये सारे पॉइंट हमें यहां पे नोट करने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? वन स्टेप मैकेनिज्म है। सेकंड पॉइंट क्या हो गया? नो इंटरमीडिएट। कोई इंटरमीडिएट नहीं है। नो रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। सेकंड, बैक साइड अटैक इज फेवरेबल। Third, inverted product is obtained. Inverted product is obtained. एक स्टेप में ये रिएक्शन है तो इसी स्टेप को क्या बोलना पड़ेगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के लिए हम रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं
और इस पर्टिकुलर स्टेप को आप ऑब्जर्व कीजिए, इस स्टेप में जो भी हो रहा है अगर वो अच्छे से हो जाता है तो इस रिएक्शन का रेट बेसिकली ज्यादा आएगा। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में किस किस का यहाँ पे पार्टिसिपेशन है, अल्काइल हैलाइड का पार्टिसिपेशन है, न्यूक्लियोफाइल का पार्टिसिपेशन है, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर। और इसका रेट एक्सप्रेशन हम कैसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय रिएक्टिंग स्पीशीज रेज टू पावर 1 and 1। ये अल्काइल हैलाइड हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो क्या बोल सकते हैं कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, बाइमोलिकुलर है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है या एलिमेंट्री रिएक्शन है। एक तरीके से एलिमेंट्री रिएक्शन है क्योंकि एक स्टेप में ये कंप्लीट हो रहा है। रिएक्शन में स्टीरियोकेमिस्ट्री आपने पढ़ लिया कि जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली कैसे इन्वर्टेड प्रोडक्ट है। और क्या पॉइंट हम यहां पे नोटिस कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली कहां पे फास्ट होगा, ये सारे पॉइंट हम देख सकते हैं। और इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को आपको देखना पड़ेगा। इस स्टेप में इस मैकेनिज्म में एक ही स्टेप है और इस स्टेप में जो भी हो रहा है वो सही से हो जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म में अल्काइल हैलाइड का रोल है, न्यूक्लियोफाइल का रोल है, सॉल्वेंट हमने अभी तक देखा नहीं है। तो सॉल्वेंट बेसिकली यहां पे किस तरीके से हो सकता है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे अल्काइल हैलाइड में कोई भी आयोनाइजेशन नहीं करना है, अल्काइल कैटायन और हैलाइड आयन हमें नहीं बनाना है, आयोनाइजेशन नहीं करना है। तो बेसिकली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की तो जरूरत नहीं है क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैटायन और एनायन दोनों को सॉल्वेट कर सकता है, तो आयोनाइजेशन को फेवर करता है। आयोनाइजेशन को फेवर करेगा तो SN1 मैकेनिज्म को फेवर करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली कौन सा सॉल्वेंट हमें लगेगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में SN2 रिएक्शन बहुत ही ज्यादा फेवरेबल होगा। सिमिलरली सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे ध्यान दीजिए, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, वन स्टेप मैकेनिज्म है। तो न्यूक्लियोफाइल को बेसिकली जितना ज्यादा जगह यहाँ पे मिलेगा, जितना ज्यादा फ्री स्पेस होगा, उतना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल तेजी से अटैक कर सकता है और रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा आ सकता है। तो बेसिकली स्टेरिक क्राउडिंग कम होनी चाहिए। जिस कार्बन आइटम पे लीविंग ग्रुप लगा हुआ है उस कार्बन आइटम पे स्टेरिक क्राउडिंग कम होना चाहिए ताकि ये न्यूक्लियोफाइल फास्ट अटैक कर पाए। दो फैक्टर्स तो आपने देख लिए। पहला क्या हो गया, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, लेस हिंडर्ड। यहां पर स्टेरिक क्राउडिंग कम होनी चाहिए ताकि न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट हो। और सेकंड आपने क्या देख लिया कि सॉल्वेंट कौन सा प्रेजेंट होना चाहिए। थर्ड यहां पे क्या हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल। इस रिएक्शन में देख लीजिए न्यूक्लियोफाइल का रोल है, एक स्टेप है, तो न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। और लास्ट फैक्टर क्या हो सकता है, ये जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप पे बात कर सकते हैं। इसी पर्टिकुलर स्टेप में कार्बन और लीविंग ग्रुप, कार्बन और हैलाइड का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, लीविंग ग्रुप लीव कर रहा है। लीविंग ग्रुप जितना आसानी से लीव कर सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो बेसिकली लीविंग ग्रुप अपने पास क्या है, आयोडाइड, ब्रोमाइड और क्लोराइड। सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल होगा, आयोडाइड आयन। तो RI के केस में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा आएगा, RBr के केस में रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा और RCl के केस में रेट ऑफ रिएक्शन और भी कम होगा। यही चारों फैक्टर्स वापस से हमें मेंशन करने हैं, लेकिन इस बार ये चारों फैक्टर्स बेसिकली किसको सपोर्ट करेंगे, SN2 रिएक्शन को। तो फैक्टर्स बेसिकली क्या क्या है, फर्स्ट हो गया नेचर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बेसिकली कैसा हो सकता है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री या 3 डिग्री। तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में रेट ज्यादा होगा, 2 डिग्री में कम होगा, 3 डिग्री में कम होगा। सबसे ज्यादा क्या होगा, CH3X। यहां पे क्या होगा, ओनली SN2। SN2 रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, सो easy attack of nucleophile is favorable एक पॉइंट और लिखा जा सकता है कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में कार्बन के तीनों साइड अल्काइल ग्रुप होंगे। अल्काइल ग्रुप हो गए तो एक्सट्रीम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, एक्सट्रीम स्टेरिक रिपल्शन होगा। तो उस केस में तो SN2 रिएक्शन एग्जैक्टली 0% ही होगा। तो 3 डिग्री में SN2 रिएक्शन क्या होगा, या फिर क्या लिख सकते हैं, नो SN2 रिएक्शन। और ऐसा कुछ हमने SN1 रिएक्शन में भी लिखा था। SN1 रिएक्शन केवल
3 डिग्री में तो कंप्लीट SN1 होगा और CH3X में SN1 कितना होगा 0। यहां पर CH3X मिथाइल हैलाइड में ओनली SN2 होगा और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में नो SN2 रिएक्शन, 0% SN2 रिएक्शन है। सेकेंड फैक्टर क्या हो सकता है, नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बेसिकली एक स्टेप है, उसी को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलेंगे। उसमें कार्बन हेलोजन का जो बॉन्ड है या कार्बन लीविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाए, लीविंग ग्रुप इजीली चला जाए, तो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो क्या लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग ग्रुप एबिलिटी। तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा कहां आएगा, अल्काइल आयोडाइड में, अल्काइल ब्रोमाइड में, अल्काइल क्लोराइड में, सबसे कम कहां आएगा, अल्काइल फ्लोराइड में। थर्ड पॉइंट क्या होगा, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का रोल है, तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल अच्छा होना चाहिए। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का रोल है तो न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होना चाहिए, या न्यूक्लियोफाइल का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये ज्यादा होना चाहिए। दोनों केस में रेट ऑफ SN2 रिएक्शन ज्यादा आएगा। फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा एक बात और देखिए, सॉल्वेंट क्या नॉन पोलर हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर स्पीशीज को सपोर्ट करता है। यहां पर स्पीशीज कंप्लीटली पोलर हैं। जैसे अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल को देखें तो वहां पर हैलाइड के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, पोलर मॉलिक्यूल है। सिमिलरली न्यूक्लियोफाइल के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है। तो यहां पर पोलर स्पीशीज प्रेजेंट है, तो पहली बात तो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, पोलर ही होना चाहिए। लेकिन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में SN1 फेवरेबल होता है, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में SN2 फेवरेबल होगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रख दिया तो ये बेसिकली अल्काइल हैलाइड आयन को अल्काइल हैलाइड स्पीशीज को आयनाइज कर देगा। आयनाइज कर देगा तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और कार्बोकेटाइन बन जाएगा तो उस मैकेनिज्म को क्या बोलना पड़ेगा, SN1 मैकेनिज्म बोलना पड़ेगा। फिलहाल कोई आयनाइजेशन नहीं करना है, तो यहां पे हमें क्या बोलना पड़ेगा कि पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट ज्यादा फेवरेबल होगा। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN2 अटैक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि SN1 और SN2 रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल हमें डेवलप करना है। SN1 और SN2 रिएक्शन का पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम हम केवल कब बना सकते हैं, जब रिएक्शन का मैकेनिज्म पता हो। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप मैकेनिज्म है। पहले स्टेप में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है और सेकंड स्टेप में डायरेक्ट प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। SN2 रिएक्शन 1 स्टेप मैकेनिज्म है, किसी भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं है, केवल ट्रांजिशन स्टेट यहां पे बनता है और ट्रांजिशन स्टेट के बाद सीधा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों मैकेनिज्म हमें पता है तो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बहुत इजीली बना सकते हैं। ये हमने केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा हुआ है। तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम कैसा बनता है, एलिमेंट्री रिएक्शन में जहां पर कोई भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है इस तरीके से, और जहां इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन है और बेसिकली SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना है, तो वहां पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम कुछ ऐसा होगा। ये पोटेंशियल एनर्जी है और यहां पे क्या होगा, रिएक्शन प्रोग्रेस। ये बेसिकली क्या है, रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। यहां क्या बन गया, ट्रांजिशन स्टेट, SN2 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म में ट्रांजिशन स्टेट के अलावा इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन भी है। यहां रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करने के बाद क्या बनाएगा, ट्रांजिशन स्टेट 1। ये ट्रांजिशन स्टेट ब्रेकडाउन होने के बाद क्या बनाता है, इंटरमीडिएट। और SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन में अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो ये पर्टिकुलर डायग्राम और तरीके से बनाना पड़ेगा। लेट अस से कि वन टाइम रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन गया, एक इंटरमीडिएट। अब इस इंटरमीडिएट में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो उसके बाद सेकंड इंटरमीडिएट आपको मिलेगा। तो एक तरीके से रिएक्शन में कितना इंटरमीडिएट आ गए, 2। तब इस रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल कैसा होगा, इस तरीके से 2 इंटरमीडिएट आपको बनाने हैं, इंटरमीडिएट 1, इंटरमीडिएट 2। लेकिन इस तरीके से कब बनेगा, जब कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। रीअरेंजमेंट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है तो एक ही इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है। अगेन इस कार्बोकेटाइन से वापस क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट 2, और ये ट्रांजिशन स्टेट 2 ब्रेकडाउन होने के बाद क्या मिलेगा, प्रोडक्ट।
तो रिएक्शन का मैकेनिज्म अगर आपको पता है तो आप चाहें तो इसका एनर्जी प्रोफाइल मतलब पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम डेवलप कर सकते हैं, और इन दोनों रिएक्शंस के लिए पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बहुत इजीली डेवलप हो चुका है। सेकंड पॉइंट और देखिए, ये न्यूक्लियोफाइल के बारे में है। न्यूक्लियोफाइल बेसिकली कैसा हो सकता है, चार्ज हो सकता है या फिर न्यूट्रल हो सकता है। जैसे एक न्यूक्लियोफाइल कंसिडर कर लेते हैं, मिथॉक्साइड आयन या फिर मिथेनॉल, तो ये न्यूट्रल है, ये चार्ज्ड है। तो यहां आपको देखना है कि चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल अगर है तो SN2 रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ज्यादा होगा या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में ज्यादा होगा। और इस पर्टिकुलर पॉइंट से यह भी क्लियर हो जाएगा कि SN2 रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में कहां ज्यादा फेवरेबल होता है। तो चार्ज्ड अगर न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल बेसिकली क्या है, एनाइन है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैटायन और एनाइन दोनों को सॉल्वेट कर सकता है। फिलहाल अपने पास एनाइन है, इस एनाइन को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट करेगा। जितना ज्यादा सॉल्वेट करेगा सॉल्वेटेड साइज इंक्रीज होगा। सॉल्वेटेड साइज अगर इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो गया, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां से भी पता चल रहा है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफाइल अगर एनाइन है तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन कम होगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर यहां प्रेजेंट होगा तो सॉल्वेशन होगा एनाइन का, सॉल्वेशन होगा तो सॉल्वेटेड साइज इसका बड़ा हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट if nucleophile is charged, if nucleophile is charged, rate of SN2 reaction decreases। तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल अगर चार्ज है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में रेट ऑफ SN2 रिएक्शन कम होगा, और कहां ज्यादा होगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट एनाइन को सॉल्वेट नहीं करता है, एनाइन को सॉल्वेट नहीं करेगा तो बेसिकली इसका एग्जैक्टली सेम साइज होगा। साइज अगर कम होगा न्यूक्लियोफाइल का तो न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन ज्यादा होगा। लेकिन अगर यहां पे न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल है तो उस केस में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ही रेट ऑफ SN2 रिएक्शन ज्यादा होगा। इन केस nucleophile is neutral तो rate of SN2 reaction is higher in PPS than in PAS। बताइए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है या अमोनिया हो सकता है या अमाइंस हो सकते हैं, बेसिकली एसिटिक एसिड हो सकता है, फॉर्मिक एसिड हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है। इन सब में हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन नाइट्रोजन या फ्लोरीन से कनेक्टेड है। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल आपको पता ही है, DMSO हो सकता है, DMF हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, फ्यूरान हो सकता है। इन सभी सॉल्वेंट में SN2 रिएक्शन फास्ट होगा और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में SN1 रिएक्शन फास्ट होगा। और न्यूक्लियोफाइल का बेसिकली आपने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस कर लिया कि न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज्ड है तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में SN2 रिएक्शन फास्ट होगा, और न्यूक्लियोफाइल अगर न्यूट्रल है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में SN2 रिएक्शन फास्ट होगा। तो इन दोनों पॉइंट्स के बाद हम ऐसा करते हैं कि SN1 और SN2 रिएक्शन को समराइज कर लेते हैं और यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं उनको देख लेते हैं। इन फैक्टर्स को एक साथ लिखते हैं। एक साथ लिखने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन से पर्टिकुलर फैक्टर के केस में SN1 रिएक्शन फीजिबल होगा और कौन से पर्टिकुलर फैक्टर की प्रेजेंस में SN2 रिएक्शन फीजिबल होगा। तो SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, ओवरऑल कंक्लूजन। अल्काइल हैलाइड में अगर देखें तो अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन में 3 डिग्री होना चाहिए, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और CS3X। SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए, जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा SN2 रिएक्शन का रेट उतना ही फास्ट होगा। तो मिथाइल हैलाइड में ज्यादा होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री लास्ट में। और क्या हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का यहां पे क्या है, नो इंपैक्ट। तो यहां इंपैक्ट होता है तो यहां बेसिकली क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। SN2 रिएक्शन का जो रेट एक्सप्रेशन है, रेट एक्सप्रेशन में आप देखना न्यूक्लियोफाइल का रोल है। यहां स्ट्रॉन्ग
न्यूक्लियोफाइल की जरूरत है या न्यूक्लियोफाइल का कोई इंपैक्ट नहीं है? तो एक तरीके से अपन ऐसा ही बोल सकते हैं कि वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो SN1 फेवरेबल होगा, लेकिन ये कोई पॉइंट नहीं हुआ, ये केवल एक ट्रिक हुआ। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 फेवरेबल होगा और वीक न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 फेवरेबल नहीं होगा। तो क्या बोल सकते हैं कि SN1 फेवरेबल हो सकता है। और पॉइंट क्या हो सकता है? लीविंग ग्रुप। तो लीविंग ग्रुप तो बेसिकली दोनों में सेम है, दोनों में RDS स्टेप में लीविंग ग्रुप का जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा है, लीविंग ग्रुप लीव कर रहा है। तो लीविंग ग्रुप का लीविंग एबिलिटी जितना ज्यादा होगा SN1 रिएक्शन या SN2 रिएक्शन दोनों का रेट ज्यादा होगा। तो यहां तो कॉमन आ सकता है। और लास्ट बेसिकली क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इधर क्या लगेगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और इधर पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में SN2 रिएक्शन फेवरेबल होगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या हो सकता है? मीथेनॉल हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है, वाटर हो गया या एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, ये सारे सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। और पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में DMSO हो गया, DMF हो गया, और क्या हो सकता है? एसीटोन या ईथर सॉल्वेंट हो सकता है। इन सभी सॉल्वेंट में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है और यहां पर SN2 रिएक्शन का रेट फास्ट हो सकता है। इनफैक्ट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को देख के ही आपको पता चल जाएगा कि SN1 रिएक्शन फॉलो करना है या SN2 रिएक्शन फॉलो करना है। तो कंप्लीटली आप इसको कैसे लिख सकते हो कि 3 डिग्री है तो SN1 फॉलो करना है। सिमिलरली CH3X है तो आपको कौन सा फॉलो करना है? SN2 फॉलो करना है। 1 डिग्री में भी क्या फॉलो करना है? SN2 फॉलो करना है। और 2 डिग्री में आपको डिसाइड करना है रिएक्शन कंडीशंस में। रिएक्शन कंडीशंस में जिस तरीके कि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है या न्यूक्लियोफाइल वीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का प्रेजेंस है या पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट का प्रेजेंस है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन 2 डिग्री में ही होगा और 2 डिग्री में भी हम रिएक्शन कंडीशंस को देख के डिसाइड कर सकते हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस अगर कम हुआ तो उस केस में SN2 फॉलो करना है, स्टेरिक हिंड्रेंस अगर बहुत ज्यादा हुआ तो SN1 फॉलो करना है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का प्रेजेंस है तो SN1 फॉलो करना है, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट का प्रेजेंस है तो SN2 फॉलो करना है। इस तरीके से बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। कोई भी अगर पर्टिकुलर रिएक्शन मिलेगा तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि SN1 से प्रोडक्ट बनाना है या SN2 से प्रोडक्ट बनाना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे कंडीशन क्या हो सकता है या नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या डिस्कस करना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इससे लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो कौन सा लीविंग ग्रुप बहुत बेटर है। ये तो आपने देख लिया कि अल्काइल हैलाइड का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है तो बेसिकली लीविंग ग्रुप आपको क्या मिलेगा? आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन। लेकिन इसके अलावा भी लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो लीविंग ग्रुप आप देख लेते हैं। गुड लिविंग ग्रुप हमें क्या मिलेंगे और ये ऑलरेडी रिएक्शन मैकेनिज्म 1 में भी देखा था, कुछ पर्टिकुलर लिविंग ग्रुप हमने स्टडी किए थे। तो गुड लिविंग ग्रुप बेसिकली क्या मिल सकता है? आयोडीन, ब्रोमीन, Cl और क्या मिल सकता है? टोसाइलेट। टोसाइलेट की स्ट्रक्चर कैसी होती है? बेंजीन पे CH3 लगा दिया और यहाँ पे SO3 माइनस या L लगा दिया तो इस पर्टिकुलर ग्रुप को क्या बोलते हैं? टोसाइलेट। जब ये ग्रुप लीव करेगा तो ऑक्सीजन एटम के ऊपर नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसका क्वालिटी रेजोनेंस से 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये जो टोसाइलेट होता है ये भी बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। और भी कुछ ध्यान आ रहा है आपको? ब्रोमीन लगा देंगे तो इसको क्या बोलेंगे? ब्रोसाइलेट। NO2 लगा देंगे तो इसको क्या बोलेंगे? नोसाइलेट, ONS। सिमिलरली ट्राइफ्लेट आयन, ये सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है इनमें, क्या बोलते हैं इसको? ट्राइफ्लेट आयन। तो ये पर्टिकुलर लिविंग ग्रुप भी मिल सकता है। और क्या मिल सकता है? O डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव। ये तो जबरदस्ती के लिविंग ग्रुप है। नाइट्रोजन बेसिकली बहुत ज्यादा नॉन रिएक्टिव होता है, ये किसी के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में N2+ कहीं पे अगर बन जाए तो ये N2+ इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके भागेगा और क्या बनेगा? नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन गैस बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव है, इसीलिए आपको पता चल रहा है कि N2+ का जो लिविंग एबिलिटी है सबसे बेटर होगा। और कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में N2+ लिविंग ग्रुप हमें मिलने वाला है। तो ये पर्टिकुलरली कुछ गुड लिविंग ग्रुप्स हैं जो SN2 रिएक्शन में या SN1 रिएक्शन में हमें मिल सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हम देखते हैं कि जो OH वगैरह है या ईथर है या अमाइंस हैं, ये सारे लिविंग ग्रुप बहुत पुअर हैं और पुअर लिविंग ग्रुप में SN1 या SN2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। अल्कोहल OH ये पुअर लिविंग ग्रुप है। जितने भी लिविंग ग्रुप हम अब डिस्कस करेंगे ये सारे बहुत पुअर लिविंग ग्रुप हैं।
तो फिर इनको डिस्कस क्यों करना है? क्योंकि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन से हम इन पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब ये गुड लिविंग ग्रुप बन जाएंगे उसके बाद फिर आपको देखना पड़ेगा कि SN1 मैकेनिज्म है या SN2 मैकेनिज्म है। किसी एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म को फॉलो करके SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रोडक्ट हम बनाएंगे। तो पुअर लिविंग ग्रुप में कौन आ गया? OH, और कौन आ गया? NH2, या कौन आ गया? OR, ईथर, अमाइन, और यहां पे बेसिकली क्या है? अल्कोहल। बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है, नो SN1 नो SN2। तो इन्हें गुड लिविंग ग्रुप में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? कन्वर्ट टू गुड लिविंग ग्रुप। एक तो आपको बेसिकली पता है OH के बारे में, तो OH में बेसिकली ऑक्सीजन एटम के पास लॉन पेयर है, तो एसिडिक कंडीशन अगर हम मेंटेन करते हैं तो ये लॉन पेयर H+ को डोनेट होगा, एक तरीके से H+ ऑक्सीजन के लॉन पेयर के ऊपर चिपक जाएगा, तो क्या बनेगा? OH2+। OH2+ मतलब वाटर, और वाटर बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहां से सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके वाटर भागेगा तो ऑक्सीजन एटम के ऊपर वापस से सेकंड लॉन पेयर आ जाएगा, और न्यूट्रल वाटर बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। लिविंग ग्रुप अगर अच्छा हो गया तो फिर SN1 और SN2 रिएक्शन यहाँ पे फिजिबल हो सकता है। SN1 होगा या SN2 होगा वो बाकी की रिएक्शन कंडीशंस में हम देखेंगे। तो OH के बारे में तो आपको पता है कि इसको गुड लिविंग ग्रुप में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। सिमिलरली आपको ईथर के लिए देखना है और NH2 के लिए देखना है। इसके अलावा एक और मेथड है OH को अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए। फर्स्ट मेथड तो क्या है कि एसिडिक कंडीशन लगा दो। तो यहां बेसिकली क्या प्रेजेंट है? H+, ये लॉन पेयर H+ को अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बनेगा? OH2+, और ये बेसिकली क्या है? गुड लिविंग ग्रुप। तो ये लीव करेगा तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, तो ऑक्सीजन एटम के ऊपर सेकंड लॉन पेयर वापस आ गया, इसका मतलब वाटर यहां से लीव करेगा। सेकंड और क्या कर सकते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा देते हैं TSCl के साथ। TSCl बेसिकली क्या है? ये टॉसाइल ग्रुप बना दिया और टॉसाइल ग्रुप में क्लोरीन लगा दिया, तो ये लॉन पेयर यहां पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, लिविंग ग्रुप लीव करेगा। एक तरीके से SN2TH रिएक्शन है ये। तो क्या बन गया? एक लॉन पेयर चला गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, CS3 प्लस Cl माइनस, ये Cl माइनस H+ को रिमूव करेगा तो फाइनली आपको क्या मिल गया? O फिनाइल पैरा पे CS3, और इस पर्टिकुलर ग्रुप को क्या बोलते हैं? OTS, और OTS बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो इस तरीके से हम चाहें तो OH जो कि एक पुअर लिविंग ग्रुप है इसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब NH2 के देखते हैं, और NH2 वाली जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो लिविंग ग्रुप बनने वाला है वो बेस्ट लिविंग ग्रुप है, उससे अच्छा लिविंग ग्रुप हो ही नहीं सकता। सेकंड RNH2 अमाइन, बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है, अगर ये लीव करता है तो क्या बनेगा? NH2 माइनस। NH2 माइनस बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, लीव नहीं करेगा, तो इसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना है। इसकी रिएक्शन हम किससे करवा सकते हैं? HNO2, या क्या लिखा हुआ मिल सकता है? HONO, एक ही बात है, या और क्या लिखा हुआ मिल सकता है? NaNO2 HCl। तो यहां से भी बेसिकली क्या मिलेगा? Na प्लस NO2 माइनस, HCl से क्या मिलेगा? H+, तो ये क्या हो गया? HNO2 प्लस NaCl। बेसिकली सारे रिएजेंट में अभी तक सेम लिख रहा हूं, या और क्या लिखा हुआ मिल सकता है? NOCl, तो NaCl से बेसिकली क्या मिलेगा? NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल, Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल। तो अब देखना इन चारों स्पीशीज से बेसिकली आपको क्या मिलने वाला? NO प्लस अटैकिंग स्पीशीज। यहां से देख लो वापस से, HNO2 और बेसिकली HCl का प्रेजेंस है, तो HCl क्या है? एसिड है, एसिड क्या करेगा? H+ देगा, H+ यहां लॉन पेयर पे अटैच होगा, तो ये क्या बन गया? OH2 प्लस NO। फाइनली OH2 प्लस वाटर यहां से लीव कर गया, तो अटैकिंग स्पीशीज क्या बनेगा? NO प्लस। हर किसी रिएजेंट से अटैकिंग स्पीशीज आपको क्या मिला? NO प्लस। ये NO प्लस RNH2 पे अटैक करेगा, और RNH2 पे अटैक करने के बाद बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप यहां पे बनेगा। सेकंड RNH2, HNO2 दिया जाए, HONO दिया जाए, NaNO2 HCl दिया जाए, या NOCl दिया जाए, बेसिकली क्या मिलेगा? NO प्लस अटैकिंग स्पीशीज। ये लॉन पेयर इस पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या बन गया?
फाइनली यहां से वाटर रिमूव होता है, तो वाटर रिमूव होगा तो क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा बीच में। N2 प्लस यहां पे लीविंग ग्रुप है और N2 प्लस से लीविंग ग्रुप कोई भी बेटर नहीं हो सकता। N2 अनरिएक्टिव गैस होता है, इसको जबरदस्ती यहां पे कनेक्ट करके रखा है, डाइएसोनियम सॉल्ट हम इसको बोलते हैं, डाइएसोनियम सॉल्ट। लेकिन उसके लिए बेसिकली यहां पे फिनाइल ग्रुप होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ग्रुप अगर यहां से लीव करेगा तो क्या बनेगा, कार्बोकैटायन, और नाइट्रोजन गैस बहुत ही अच्छे से लीव कर सकता है। तो बेसिकली NH2 को अच्छे लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए आप किसी से भी रिएक्शन करवा सकते हो। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, RN2+, और N2+ बहुत ही बढ़िया लीविंग ग्रुप होगा। लास्ट कौन बचा है, ईथर, ROR'। इसको भी बढ़िया लीविंग ग्रुप में अगर कन्वर्ट करना है तो एसिडिक कंडीशन मेंटेन करो। ये लॉन पेयर H+ को डोनेट कर देगा तो क्या बच गया, एक जगह R' है, एक जगह H+ है। ये बहुत ही बढ़िया लीविंग ग्रुप है। जब ये लीविंग ग्रुप यहां से लीव करेगा तो क्या बनेगा, R'OH अल्कोहल बन जाएगा, वाटर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड जो ग्रुप है वो अल्काइल ग्रुप लगा रखा है। तो बेसिकली वाटर के जैसे यहाँ पे लीविंग ग्रुप कौन बन गया, ROH, और ROH बहुत ही बेटर लिविंग ग्रुप होगा, लीव करेगा। कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ब्रेक होगा, इस सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ये भाग गया, तो ऑक्सीजन एटम के ऊपर सेकंड लॉन पेयर वापस से आ जाएगा। तो इन तीनों केसेस में आपने देख लिया कि अमाइंस हो गए या अल्कोहल हो गए या फिर ईथर हो गए, इनको गुड लिविंग ग्रुप में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। गुड लिविंग ग्रुप में ये कन्वर्ट हो गए, इसके बाद फर्दर आपको SN1 या SN2 रिएक्शन करने के बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रोडक्ट हमें बताना है। अब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को बेसिकली स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके पहले दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस में क्या मिलेगा, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल मिलेगा, और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि SN1 रिएक्शन का रेट कहाँ फास्ट होगा या SN2 रिएक्शन का रेट कहाँ फास्ट होगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर हमें बताना है, तो इसके लिए पर्टिकुलरली क्वेश्चंस है मेरे पास। बहुत इजीली आप रिएक्टिविटी ऑर्डर कैलकुलेट कर पाओगे। SN2 रिएक्शन में क्या देखना है, स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम हो उतना ज्यादा SN2 रिएक्शन का रेट होगा, और SN1 रिएक्शन में क्या देखना है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा हो या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा हो, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो SN2 रिएक्शन नहीं होगा, SN2 रिएक्शन नहीं होगा तो कौन होगा, SN1 रिएक्शन होगा। तो दोनों के बारे में फैक्टर्स आपको पता है, तो इजीली आप रिएक्टिविटी ऑर्डर बता सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं रेट ऑफ SN2, और ये सारे क्वेश्चन आप साथ में लिखते हुए चलना। फर्स्ट सिंपल है, मिथाइल हैलाइड, एथाइल हैलाइड, आइसोप्रोपाइल हैलाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड। सेकंड एथाइल हैलाइड, प्रोपाइल हैलाइड, ब्यूटाइल हैलाइड। थर्ड अलाइल हैलाइड, C डबल बॉन्ड C लगा हुआ है, इसको C डबल बॉन्ड NH में कन्वर्ट कर दिया, C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली यहां पे डायरेक्टली हैलोजन एटम कनेक्ट कर दिया, इसके बाद कार्बन के साथ हैलोजन एटम कनेक्ट किया है, NO2 लगा दिया। अगले में क्या कर सकते हैं, NO2 पैरा पे लगा सकते हैं, और लास्ट CH2X, और यहां पे CHO लगा दिया मेटा पे। इन चारों क्वेश्चन में SN2 रिएक्शन का रेट हमें डिस्कस करना है। बहुत इजीली ये रेट आ जाएगा। पहली बात तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अगर आपने अल्काइल हैलाइड का नेचर पहचान लिया तो वहीं से ये आंसर बन जाएगा। तो फर्स्ट में क्या होगा, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड एक तरीके से, CH3X, यहां पे तो रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ SN2 रिएक्शन बहुत फास्ट होगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में तो SN2 पॉसिबल ही नहीं है। सिमिलरली ये सारे अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री हैं, लेकिन ये जो अल्काइल चेन है, अल्काइल चेन का साइज बड़ा हो गया। यहाँ अल्काइल चेन क्या, इथाइल, यहाँ प्रोपाइल, यहाँ ब्यूटाइल। फर्स्ट में ज्यादा आएगा और थर्ड में सबसे कम आएगा SN2 रिएक्शन का रेट। अब ये सारे वापस से 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है,
लेकिन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड से C डबल बॉन्ड C कनेक्टेड है, C डबल बॉन्ड N कनेक्टेड है, C डबल बॉन्ड O कनेक्टेड है। इन तीनों का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर लग रहा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर में बेसिकली क्या हो सकता है, -m। सबसे ज्यादा -m किसका है, C डबल बॉन्ड होगा। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का जो ग्रुप है यहाँ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। जितना ज्यादा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, न्यूक्लियोफाइल बेसिकली इधर अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप लीव करेगा, तो SN2 रिएक्शन का रेट फास्ट होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस का तो कोई बात है नहीं, क्योंकि सारे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, स्टेरिक हिंड्रेंस ऑलमोस्ट यहाँ पे इक्वल है। तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज से हम कंपेयर कर सकते हैं, जितना ज्यादा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन एटम पे, न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही फास्ट होगा। तो फाइनली यहाँ पे आंसर क्या आ गया, थर्ड में SN2 रिएक्शन का जो रेट है ये सबसे ज्यादा होगा। फोर्थ में SN2 रिएक्शन का रेट सबसे कम कहां होगा, ये डायरेक्टली आप पता कर सकते हो। बाकी सब तो अल्काइल हैलाइड है, और फर्स्ट वाला आप देखिए अराइल हैलाइड है। यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन में पार्शियल डबल बॉन्ड है, और बाकी सब में कार्बन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है। तो सबसे कम रेट बेसिकली कहां होगा, फर्स्ट में। सेकंड, थर्ड और फोर्थ सिमिलर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस ऑलमोस्ट इक्वल है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस से तो आंसर आएगा नहीं। अब क्या देखना है कि कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ये NO2 इसके साथ कहां लगा हुआ, मेटा पे, तो उसका क्या लगेगा, -I, यहां लगेगा -M, यहां लगेगा -I। CHO इसके रेस्पेक्ट में मेटा पे लगा हुआ, मेटा पे रेजोनेंस इसका ऑपरेट नहीं होगा। जितना ज्यादा -M लगेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होगा। जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगा उतना ज्यादा SN2 रिएक्शन का रेट आ सकता है। तो फर्स्ट से ज्यादा बेसिकली कहां होगा, NO2 और CHO में -I ज्यादा किसका होता है, NO2 का, तो CHO का कम होता है। तो फोर्थ आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, सेकंड और थर्ड में ज्यादा आएगा, क्योंकि यहां पे -M लग रहा है। सिमिलरली एक क्वेश्चन और क्या हो सकता है, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, और यहां पर रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको करेक्टली प्रेडिक्ट करना है। क्वेश्चंस बेसिकली क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। सेकंड क्वेश्चन, SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट मिलता है, तो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी आप चेक कर सकते हैं, और स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा होगा SN1 रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी उतना ही ज्यादा है। बहुत इजीली हर किसी के आंसर आ जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन में एक बाइसाइक्लो ग्रुप बना रखा है, और आपको बेसिकली चेक करना है कि बाइसाइक्लो होने में तो 3 डिग्री है, तो यहां पर रेट ऑफ SN1 रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा या सबसे कम होगा। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सिंपल एग्जाम्पल बना देते हैं, यही CH2X, और यहां पे क्या लगा दिया, NO2। नेक्स्ट में लगा देते हैं OH, अगले में लगा दिया CH3। यहां GOC का एप्लीकेशन है बेसिकली। अगेन CH2X, और इधर लगा दिया CHO। CHO का क्या लगता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -M और -I लगता है। कौन सा इफेक्ट लगेगा वो पोजीशन पे डिपेंड करता है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड CH3X, ये तो मिथाइल हैलाइड है, यहां पर तो SN1 रिएक्शन पॉसिबल होता ही नहीं है। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। 3 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस उतना ही ज्यादा होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा, ये कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 9 अल्फा हाइड्रोजन से। तो फर्स्ट से ज्यादा सेकंड, थर्ड, और सबसे ज्यादा कहां आएगा, SN1 का रेट फोर्थ में। अगला क्वेश्चन देखिए, हैलाइड आयन यहां से हटाया तो कार्बोकेटाइन बनेगा। ये कार्बोकेटाइन फर्स्ट में ऑक्सीजन एटम के लॉन पेयर के प्लस m से स्टेबलाइज्ड है। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो फर्स्ट में रेट ऑफ SN1 रिएक्शन ज्यादा होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सिंपल है, 3 डिग्री है या 2 डिग्री है, यहां कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन भी ज्यादा होगा। फोर्थ वाले में आप देखिए, ये 3 डिग्री है और ये बेसिकली 2 डिग्री है, तो कहां पर SN1 रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन के कंपैरिजन में, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि यहां पर SN1 रिएक्शन हो ही नहीं सकता।
आपको पता है कि बाइसाइक्लो में जब ये ब्रिज हेड कार्बन एटम है, ब्रिज हेड कार्बन एटम प्लेनर नहीं हो सकता, और कार्बोकेटाइन जो होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, इसकी डिमांड क्या होती है प्लेनर ज्योमेट्री की। प्लेनर ज्योमेट्री की मतलब तीनों ग्रुप्स के बीच में 120 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पर एंगल स्ट्रेन का फंडा आता है। ये जो ब्रिज हेड कार्बन एटम है ये कभी प्लेनर नहीं हो सकता, यहाँ पर एंगल स्ट्रेन प्रेजेंट है, और एंगल स्ट्रेन प्रेजेंट है तो यहाँ पर बेसिकली ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा नहीं। ब्रिज हेड कार्बन एटम पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये लीस्ट स्टेबल होगा, लेकिन यहाँ पर एज सच कोई एंगल स्ट्रेन नहीं होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, चाहे लेस स्टेबल है लेकिन कार्बोकेटाइन बनेगा। इसके कंपैरिजन में तो मोर स्टेबल ही होगा। तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में फर्स्ट में SN1 रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है और सेकंड में SN1 रिएक्शन होगा। लास्ट क्वेश्चन आप देखिए, सेम बेंजाइल हैलाइड है, बेंजाइल हैलाइड में सेम 1 डिग्री हैलाइड है हर जगह पे, हैलाइड आइन यहां से लीव करेगा तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा। बेंजाइल कार्बोकेटाइन बेंजीन के रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा SN1 रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा होगा। अब बाकी यहाँ पे क्या लगा रखे हैं, ये ग्रुप NO2 है, NO2 का क्या लगता है -M, इसके रेस्पेक्ट में पैरा पे है तो -M लग पाएगा। इसका क्या लगता है +M, CH3 का क्या लगता है +Hc, CHO का क्या लगता है -M, लेकिन यहाँ क्या लगेगा -I, क्योंकि इस पर्टिकुलर ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट है। जितना ज्यादा +M और +Hc होगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो सेकंड फिर थर्ड, यहाँ पर -M से कार्बोकेटाइन डीस्टेबलाइज होगा तो SN1 रिएक्शन का रेट कम आएगा। तो ये जो फर्स्ट है ये सबसे पीछे जाएगा और फोर्थ इससे आगे आ जाएगा। इस तरीके से हम चाहे तो SN1 और SN2 रिएक्शन का रेट कंपेयर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। SN1 में क्या करना है कि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा रखनी है और कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी है ये ज्यादा होना चाहिए। SN2 में क्या करना है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए। प्राइमरी फैक्टर यही है। अल्काइल हैलाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए ये कुछ एग्जांपल है, आप इन्हें अटेम्प्ट कीजिए, फिर 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे केवल अल्काइल हैलाइड है और जैसे चैप्टर में हम आगे प्रोसीड करेंगे इसके बाद अल्कोहल भी आएगा, अमाइंस भी आएगा, ईथर भी आएगा, इपॉक्साइड भी आएगा। इन सब में SN1 और SN2 रिएक्शन हमें पढ़ना है। लेकिन पहले अल्काइल हैलाइड के लिए SN1 और SN2 रिएक्शन हमने पढ़ा है, तो यहाँ पर बेसिकली सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड ही है और रिएजेंट को देख के और अल्काइल हैलाइड की डिग्री को देख के आप ये पता कर सकते हैं कि SN1 मैकेनिज्म फॉलो करना है या SN2 मैकेनिज्म फॉलो करना है। तो पहले आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। तो फर्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन में आप ध्यान दीजिए, CH3I 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है मतलब आपको पता चल गया कि SN2 रिएक्शन होना है और DMSO का प्रेजेंस है पोलर है प्रोटिक, यहां से भी आपको पता चलेगा। बता रखा है कि रिएक्शन कंडीशन में क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि SN1 रिएक्शन है या SN2 रिएक्शन है। SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनाना है, रीअरेंजमेंट अगर हो सकता है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट करवाना है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैच करना है। और SN2 रिएक्शन में डायरेक्ट कार्बन से न्यूक्लियोफाइल अटैच करना है और लीविंग ग्रुप को यहां से हटा देना है। तो फर्स्ट रिएक्शन में क्या पॉसिबल है, SN2 क्या दे रखा है, मेथॉक्साइड आयन, सोडियम मेथॉक्साइड। तो मेथॉक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, फाइनली आपको प्रोडक्ट क्या मिल गया, CH3O CH3। फिलहाल यहाँ पे ये जो कार्बन एटम है ये कायरल नहीं है तो स्टीरियो केमिस्ट्री वाइज इस प्रोडक्ट को हमें दिखाना नहीं है, एक सिंगल प्रोडक्ट हमें मिला है। और वैसे भी SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट ही मिलता है। SN1 रिएक्शन में इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों के प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, तो वहां बेसिकली कितने होते हैं, 2 प्रोडक्ट। अब अगले रिएक्शन पे आते हैं। सेम रिएजेंट है, रिएजेंट अगर सेम है, DMSO पोलर है प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो कौन सा रिएक्शन फेवरेबल होगा, SN2। और SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन का मैकेनिज्म फॉलो करते हुए फाइनल प्रोडक्ट हमें बनाना है। तो यहाँ बेसिकली ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और आयोडीन फिशर प्रोजेक्शन में राइट में लगा रखा है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये बेसिकली आपको लेफ्ट में लगा देना है। तो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन, इधर क्या आ गया, OCH3। सिमिलरली ये जो पर्टिकुलर कायरल कार्बन है, इस कायरल कार्बन पे रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन कहाँ होगा, इस कायरल कार्बन पे। तो जो पर्टिकुलर कायरल कार्बन है इसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन में आपको चेंज करना है, इन्वर्जन करना है या रिटेंशन करना है, वो केवल कहाँ हो सकता है, जिस पर्टिकुलर कार्बन पे लिविंग ग्रुप अटैच्ड है वहीं पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, वहीं से लिविंग ग्रुप लीव करता है। तो ये जो पर्टिकुलर कायरल कार्बन है यहाँ रिएक्शन नहीं होगी तो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं कर सकते।
CH3O माइनस न्यूक्लियोफाइल है, इधर अटैक किया, ये हटा दिया, तो यहां पे ये कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रखना है। और CH2 से बेसिकली क्या लग गया, OCH3। और यहां से एक पॉइंट हमें ये बहुत अच्छे से पता चल गया कि कभी भी अगर कायरल कार्बन आपको सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में एक्स्ट्रा दे रखा है जहां पर रिएक्शन नहीं होना है, तो वहां पर कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं करना है। चेंज केवल कहां हो सकता है, जहां पर रिएक्शन हो रहा है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, NaCN, तो Na प्लस Cn माइनस, यहाँ न्यूक्लियोफाइल कौन है, Cn माइनस। न्यूक्लियोफाइल का ही अटैक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये पहले ही आपको पता कर लेना है। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही मिलता है रिएजेंट से, लेकिन अटैक किसका होगा, वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। एल्कीन अगर रिएजेंट होता है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। अल्काइल हैलाइड अगर यहाँ पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है तो कार्बन कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, इसीलिए कौन सी रिएक्शन होती है, SN1 या SN2। एसीटोन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो फिर क्या करना है, SN2 मैकेनिज्म। वैसे भी ये 2 डिग्री हैलाइड है, 2 डिग्री हैलाइड पे SN1 और SN2 दोनों हो सकता है। रिएक्शन कंडीशन से आपको पता चल गया कि SN2 मैकेनिज्म करना है। Cn माइनस यहाँ पे बैक साइड से अटैक करेगा तो ये फ्रंट से निकल लेगा, और जिस कायरल कार्बन पर अटैक नहीं हुआ कॉन्फ़िगरेशन वैसा ही रखा। बेसिकली ये कार्बन कायरल नहीं है, लेकिन CH3 यहाँ पे ऊपर दिखा रखा है, ऊपर ही आप दिखाओ, और नीचे की साइड कौन आ जाएगा, Cn। DMF डाइमिथाइल फॉर्माइड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, अगेन N3 माइनस न्यूक्लियोफाइल है, और ये कार्बन कायरल है, यहां पे अटैक नहीं होगा। अटैक कहां होगा, जहां पे लीविंग ग्रुप अटैच्ड है, तो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं करना है। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, लीविंग ग्रुप लीव कर गया, केवल इतना एक सिंगल स्टेप में हम SN2 रिएक्शन के प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये आंसर हो गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या, सोडियम से रिएक्शन करवाना है, तो अब आपको एसिड बेस रिएक्शन याद आ रहा होगा, GOC2 में पढ़ा है और रिएक्शन मैकेनिज्म 1 में भी पढ़ाया था। सोडियम किसी भी एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव कर सकता है, और जो मेंशन्ड एसिडिक प्रोटॉन है वो आपको ऑलरेडी पता है। तो सोडियम इस एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा तो क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड नेगेटिव, तो ये बेसिकली यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ गया। ईथर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, इधर अटैक करेगा, SN2 मैकेनिज्म करवाना है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल गया, ट्रिपल बॉन्ड C, और इससे CH3 कनेक्टेड है। सिमिलरली 7th पे चलते हैं। यहाँ बेसिकली 4 रिएक्शंस आपको दे रखी है, NaNH2, Na प्लस NH2 माइनस, NH2 माइनस न्यूक्लियोफाइल भी है और बेस भी है। कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल भी होता है, बेस भी होता है, लेकिन पहले कैसे बिहेव करता है, एज अ बेस। उसके लिए क्या है, सबस्ट्रेट में एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट होना चाहिए, तो एसिडिक प्रोटॉन अभी तक प्रेजेंट नहीं था, तो न्यूक्लियोफाइल था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया, लेकिन अब यहाँ पे मैंने एसिडिक प्रोटॉन भी बना रखा है, तो इस एसिडिक प्रोटॉन को NaNH2 माइनस जो बेस है, ये ऑलमोस्ट सारे एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव कर देता है, तो एसिडिक प्रोटॉन को ये रिमूव करेगा। 1 मोल दे रखा है, 2 एसिडिक प्रोटॉन है, कौन सा एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा, जो ज्यादा एसिडिक है, तो इस एसिडिक प्रोटॉन को ये रिमूव करेगा, तो यहां नेगेटिव आ गया, और ये बेसिकली न्यूक्लियोफाइल बन गया, और यहाँ पे लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है। न्यूक्लियोफाइल लीविंग ग्रुप के कार्बन पे अटैक करेगा, तो लीविंग ग्रुप यहां से निकलेगा, SN2 रिएक्शन है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया, यहाँ पे O था, CH3 आ गया। NaNH2 माइनस अगेन एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा, और CH3 आई। मिथाइल हैलाइड में हमेशा ही SN2 रिएक्शन है, डायरेक्ट अटैक किया, फाइनल प्रोडक्ट आपने बना दिया। 8th, 9th और 10th, अब यहाँ क्या दे रखा है, एक्वस NOH। एक्वस मतलब पोलर पोटिक सॉल्वेंट वाटर प्रेजेंट है, और एक्वस का मतलब क्या है कि पोलर पोटिक सॉल्वेंट वाटर एक्सिस अमाउंट में ही प्रेजेंट है। पोलर पोटिक सॉल्वेंट प्रेजेंट है मतलब किस पे ध्यान देना है, SN1 पे। एक कंडीशन तो ये पता चल गई, लेकिन अभी आपके पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे भी ध्यान देना है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल 3 डिग्री या 2 डिग्री होना चाहिए। 3 डिग्री में तो SN1 ही होगा, और 2 डिग्री में रिएक्शन कंडीशन से डिसाइड करते हैं कि SN2 होगा या SN1 होगा। फिलहाल आपके पास एक्वस कंडीशन है, पोलर पोटिक सॉल्वेंट है, SN1 मैकेनिज्म फॉलो करना है, और सारे के सारे अल्काइल हैलाइड या तो 3 डिग्री दे रखे हैं या 2 डिग्री, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्टेरिकली हिंडर्ड है। तो क्या होगा, कार्बोकेटाइन आपने बनाया, फर्स्ट स्टेप में कार्बन और लीविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक होता है, आयोनाइजेशन होता है, कार्बोकेटाइन प्लस हैलाइड आयन आपको मिलेगा। न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH माइनस अटैक कर दिया, 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। अगले में अगेन ये कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन बेंजीन के रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, OH माइनस अटैच कर दिया।
अब यहाँ 10th में आप देखिए 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, लेकिन इस 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साइड में कौन लगा रखा है? आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल एक बहुत बल्की ग्रुप है, लेकिन इससे मतलब नहीं, यहाँ पे किसी और तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे कि SN1 रिएक्शन ही है। रिएक्शन में Ag+ का प्रेजेंस है, और Ag+ की क्या आदत होती है? Cl- Br- I- को खाने की। AgCl प्रेसिपिटेट बनता है, AgBr प्रेसिपिटेट बनता है, AgI प्रेसिपिटेट बनता है, और प्रेसिपिटेट बेसिकली सिस्टम से बाहर चला जाएगा। तो ये Ag+ क्या करेगा? Br- को जबरदस्ती खाएगा। Br- खाएगा तो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट मिला, और जहां कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट मिलता है SN1 रिएक्शन, कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। ये H एटम इधर माइग्रेट होगा तो क्या मिल गया? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और न्यूक्लियोफाइल कौन है? CH3OH। तो फाइनली कौन कनेक्ट हो जाएगा? OCH3। H+ भी बेसिकली यहां पे होगा, लेकिन अगले स्टेप में इस रिएक्शन में जो भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज प्रेजेंट है, या खुद वाटर भी, क्योंकि वाटर भी कैसा होता है, एज अ एसिड और एज अ बेस किसी भी तरीके से एक्ट कर सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप में यहां से प्रोटॉन लॉस होगा। प्रोटॉन लॉस होने के बाद फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा। फाइनल प्रोडक्ट बेसिकली क्या है? ईथर है। तो इन सारी रिएक्शन से हमने क्या समझ लिया कि अल्काइल हैलाइड में SN1 और SN2 रिएक्शन है, और किस तरीके से मैकेनिज्म फॉलो करना है ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की शक्ल देख के पता चल जाएगा, रिएक्शन कंडीशंस देख के पता चल जाएगा। इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे कि अल्कोहल में, अमाइंस में, या फिर और क्या हो सकता है? ईथर हो सकता है, इपॉक्सी हो सकता है। इन सब में भी SN1 और SN2 रिएक्शन होता है, और क्या स्पेसिफिक रिएजेंट है वो सब आगे डिस्कस करेंगे। ओके।